So hello everyone, in this video we are going to cover Scott Mamaday's novel A House Made of Dawn which is our block 8 of Meg 11। ठीक है, तो इस नॉवल को पब्लिश किया गया था 1968 में। जो ये हमारे स्कॉट मामाडे है ना, जिन्होंने ये नॉवल लिखी है, ये एक नेटिव अमेरिकन है। नेटिव अमेरिकन मतलब जो वहाँ के नेटिव ट्राइब है, मतलब बेसिकली वहाँ पे जो इंडिजिनस लोग होते हैं ना वो। ठीक है, तो ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं नेटिव अमेरिकन के बारे में ही होगी। ओके, तो इसका जो जॉनरा है हिस्टोरिकल फिक्शन है, नेटिव अमेरिकन लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल है, मॉडर्निस्ट है एंड साइकोलॉजिकल नॉवल है। ये सारी ही चीज़ें इस नॉवल के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी झलकती है। इसे पुलित्जर प्राइज भी मिला है फिक्शन के लिए। एक तरह से ये फर्स्ट मेजर नेटिव अमेरिकन नॉवल है जिसने ये ऑनर जीता है। देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है दरअसल कि आपकी कंट्री में कोई बाहर से लोग आए, वही सारी की सारी अचीवमेंट्स लेने लग जाए। जो वहाँ के इंडिजिनस लोग थे जो रह रहे थे, उन्होंने जब वो पहली बार कुछ अचीव करते हैं ना, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलना चाहिए, ताकि उन लोगों के अंदर भी ये लगे कि हाँ, ये लैंड आप लोग यहाँ पे आके रहने लगे हो बट हमारा ही था पहले से ही। ठीक है, तो हमें पूरा का पूरा राइट है अपने बारे में बताने का, अपने दुखों के बारे में बताने का, एंड आप लोगों को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है भाई, तो नरेटिव स्टाइल इसका नॉन लीनियर है। पास्ट की प्रेजेंट की बातें चलती रहती है। थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेशन भी है इसमें। इसमें नरेशन काफ़ी सारे हैं। फर्स्ट पर्सन नरेशन भी देखने को मिलेगा। फिर जो ये तौसा माँ होता है, इसके मोनोलॉग्स भी देखने के लिए मिलेंगे। वी विल डिस्कस ये कौन है। ठीक है, एंड काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इसकी सेटिंग रखी गई है वालाटोवा में, जो कि एक नेटिव अमेरिकन की ही जगह है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, न्यू मैक्सिको के अंदर। फिर लॉस एंजलिस भी दिखाया, कैलिफोर्निया। ओके, इसका जो सेटिंग का टाइम पीरियड है ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद का है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई है एंड अब पूरा इतने सालों का जो है 7 सालों का सीन दिखाया है इसमें। तो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो है इसमें, एबल नाम है उसका, ये नेटिव अमेरिकन है। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, नेटिव अमेरिकन की स्टोरी ही देखने के लिए मिलेगी। तो वॉर वेटरन है, मतलब लड़के आ चुका है वर्ल्ड वॉर 2 में। ओके, अब जबकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में लड़के आया है, तो यहाँ पे इसके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई वॉर आप देख के आए हो, जीत के आए हो, चाहे लड़ के आए हो तो उसके बाद आप शांत हो जाओ, संतुष्टि मिल जाए, नहीं। उसके बाद तो दिमाग में असली भूचाल मचना शुरू होता है। अब इसके अंदर जो है थोड़े आइडेंटिटी क्राइसिस भी है कि भाई यहाँ पे जो ये इतने सारे लोग आके बसे हुए हैं नेटिव अमेरिकन के बीच, दूसरे जो ब्रिटेन से आए हैं, तो अभी तक भी वो स्ट्रगल इन्हें देखने के लिए मिलती है अपनी आइडेंटिटी में। ठीक है, तो ये इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, काफ़ी डरा हुआ है, काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस करता है, एलियनेटेड महसूस करता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बिलोंगिंग ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या है मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी। ओके, फिर फ्रांसिस्को है जो एबल का ग्रैंडफादर है। बहुत ही समझदार एंड ट्रेडिशनल आदमी है, मतलब अपनी रूट से जुड़ा हुआ है। अपने जो ट्राइबल उनके नॉर्म्स थे उन्हें फॉलो करता है। इन्हें हर सेरेमनीज में भी बुलाया जाता है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है ये। तो जब ये एबल छोटा था ना, ये फ्रांसिस्को इन्हें बहुत सारी कहानियां सुनाया करता था। बट अब जब ये एबल वापस आ गया है, तो ये फ्रांसिस्को को पहचान भी नहीं रहा है, इतना ड्रंकन होके आया है। मतलब इतना ज़्यादा इसके दिमाग में ये वर्ल्ड वॉर 2 के जो आफ्टरमैथ इफेक्ट्स होते हैं ना, वो एक इंसान को किस हालत में लाके छोड़ देते हैं वो भी हमें पता चलेगा। तो एंजेला को दिखाया है जो एक वाइट वुमेन है। ठीक है, एंड ये अपने घर में अकेली रहती है। ये भी थोड़ी इमोशनली अनस्टेबल है। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा एबल के साथ जो है फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि इस जब एबल वर्ल्ड वॉर 2 से आ गया है तो इसे लकड़ी वगैरह काटने का काम दिया जाता है, जो कि एंजेला के घर पे इसको ये काम मिलता है। तो एंजेला इससे फिजिकली थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है, बट बाद में जाके देखती है इस इंसान को, समझती है, तो फिजिकली ही नहीं, इमोशनली मेंटली भी इससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाती है। फिर इसके भले के लिए ही सोचती है वो आगे जाके। फिर जो तोसामा है, मैंने बताया, ये कियोवा जो इनकी एक ट्राइब है। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा प्रीस्ट है, मतलब पंडित है, लॉस एंजलिस में रहता है, एलए में रहता है। ठीक है, जो कि जो ये कॉलोनियल रिलीजन है ना, मतलब कॉलोनियल रिलीजन कौन सा हो गया हमारा, क्रिश्चियनिटी।
उसको तो क्रिटिसाइज करता है, एंड अपना जो इनका पर्सनल नेटिव ओरल ट्रेडिशंस चलते आए हैं उनको ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता है। फिर बेन बेनाली नाम का एक आदमी मिलेगा एबल को, जो इसका बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा, रूममेट होता है ये एलए में। ठीक है, जो ये हमारा एबल है ये एलए कैसे पहुंच जाता है ये भी हमें पता चलेगा। ओके। फिर मिली होगी जो इसकी एक केयर टेकर होती है, सोशल वर्कर होती है एक्चुअली, उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा प्यार में पड़ जाता है। फिर फादर एल्ग्विन होगा जो कैथोलिक प्रीस्ट होता है वॉलेटोवा में। ओके, तो ये कॉलोनियल रिलीजियस अथॉरिटी को दिखाएगा एक तरीके से वहाँ पे। फिर मार्टिनेस नाम का एक आदमी होगा जो कि इसको बहुत ज़्यादा पीटता है एबल को, वो भी हमें पता चलेगा क्यों, ऐसा क्या सीन होता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है इस नॉवेल की, अ हाउस मेड ऑफ डॉन, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है द लॉन्ग हेयर। अब जब ये एबल वर्ल्ड वॉर टू से वापस आया है तो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, इसके बाल भी बहुत बड़े हुए हैं। तो आपको ये पार्ट 1 का नाम कैसे याद रखना है, लॉन्ग हेयर, मतलब अभी अभी ये वर्ल्ड वॉर टू से आया है तो इसने कोई ऐसे शेव वगैरह करके तो आएगा नहीं, मतलब अपने आप को अच्छे से मेंटेन तो नहीं कर पाया होगा, ऑब्वियसली बड़ी ही बुरी हालत हो रखी होगी इसकी। तो ऐसे ही समझ लेना कि लॉन्ग हेयर से मतलब कि भाई इसके बुरे हालत अभी हो रखी है, इतना ज़्यादा ये अपने दुखों को भुलाना चाहता है कि भाई बहुत ज़्यादा पी लेता है और अपने दादाजी को ना पहचान भी नहीं पाता। ठीक है, उनसे कोई कनेक्शन नहीं कर पाता, उनसे जो उनकी ट्राइबल ट्रेडिशंस होती है उनको भूल चुका है। तो इसके दिमाग में ना इसकी माँ के और इसके भाई की जो डेथ थी ना वॉर टाइम पे जो हुई थी, मतलब उसकी मेमोरीज है जो इसे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है। फिर जो वॉर टाइम का ट्रॉमा था वो बहुत ज़्यादा इसे हॉन्ट करता है। फिर ये अपने दिमाग से ये सारी टेंशन्स निकालने के लिए एंजेला से भी जो है अफेयर शुरू कर देता है कि ठीक है भाई, कर लेंगे हैंडल जो भी चल रहा है। अब ये औरत के अपने पर्सनल इश्यूज चलते हैं, ये भी सोचती है कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज भुलाने के लिए जो है इसके साथ अफेयर कर लेती हूँ, थोड़ा मन भटक जाएगा। अब ऐसे ही सेरेमोनियल एक इवेंट हो रहा होता है वहाँ पे, जो एबल है इसको एक एल्बिनो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा पीट जाता है। एल्बिनो होता है जो थोड़े बहुत ज़्यादा वाइटिश से दिखते हैं, जिनकी आंखों का कलर अलग होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पीट देता है। अब ये एबल जो है इस एल्बिनो मैन को मार देता है, बहुत, जब इसने भी पी रखी होती है ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसका रीज़न अच्छे से क्लियर नहीं करते। अब इसको हो जाती है यहाँ पे जेल। अब जैसे ही जेल होती है तो इसको तो फिजिकल और स्पिरिचुअल और ज़्यादा डिस्कनेक्शन हो जाता है मॉडर्न एंड ट्राइबल वर्ल्ड से। तो ये पहले ही इतना ज़्यादा दुखी था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, अब इसका दिमाग और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। 6 साल तक रहता है ये वहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है द प्रीस्ट ऑफ द सन। ठीक है, अब सन से आप ऐसा लगा लो कि एक तरह से सुबह हुई है ना, नया सुबह। ठीक है, तो 6 सालों के बाद इसकी लाइफ में अब दोबारा से सुबह हुई है, ऐसे लगा सकते हैं। तो अब ये एबल जो है रिलीज हो जाता है प्रिजन से एंड ये एलए चला जाता है। वहां पे ये मिलता है ये तोसामा से, जो कि क्योवा ट्राइब का प्रीस्ट है। और देखो इसमें ये नाम से भी याद रखना, द प्रीस्ट की बात हो रही है तो तोसामा आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये कॉलोनियल रिलीजन को बहुत ज़्यादा उससे नफरत करता है एंड अपने जो नेटिव ओरल ट्रेडिशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें करता है। यहाँ पे जो एबल है वो दोबारा से एलियनेशन, पावर्टी, रेसिज्म ये सब फेस करता है। इसे मिलिस के साथ भी इसका एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, जो कि सोशल वर्कर होती है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होती है। बहुत ज़्यादा वॉयलेंस एंड ह्यूमिलेशन फेस करता है। जो ये मार्टिनेस नाम का करप्ट आदमी होता है ना, ये इसे बड़ा टॉर्चर करता है, बहुत ह्यूमिलेट करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फेस करने के बाद ये और ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हो जाता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है पूरी सिटी से। तो अभी तो भाई वर्ल्ड वॉर टू से आने के बाद इसकी लाइफ में दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही है। इसके दिमाग में जो टेंशन्स थी तब से बनी ही हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा है ये। रेसिज्म देख रहा है, ठीक है, पावर्टी देख रहा है, एलियनेशन देख रहा है, वायलेंस देख रहा है, ह्यूमिलिएशन देख रहा है। एक इंसान के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा अगर तुम वो करोगे तो वो पागल हो जाएगा भाई। पर ये पागल नहीं होता, बच जाता है, शुक्र है। इसे मिल जाता है बेन बेनाली। अब ये देखो, थर्ड पार्ट का नाम है द नाइट चैंटर।
इसे याद कर लो भाई, रात के टाइम पे तुम अपने दोस्त से ही तो ज्यादा बात कर सकते हो, ठीक है। तो रातों के टाइम पे इसका दोस्त है जो इसे थोड़ा सहज महसूस करवाता है। इसका रूममेट होता है एलए में, काफी केयर करता है इसको, काफी समझता है इसके जितने भी इमोशंस है कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या उनकी वजहें हैं, सबको ये थोड़ा हैंडल करता है। बेन की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो बेन भी इससे अपनी प्रॉब्लम साझा करते हैं, तो दोनों दोस्त एक दूसरे का दुख हल्का करते हैं। तो यहाँ पे जो है एबल की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम और होती है, वॉयलेंट टेम्पर, इनएबिलिटी टू होल्ड वर्क, पुलिस एनकाउंटर्स काफी सारे होते हैं। तो जो ये एंजेला है, ये एबल से हॉस्पिटल में मिलने भी आती है। जो मार्टिनेज से मैंने बताया था ना, उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो बहुत पीट भी देता है एक बार बुरी तरीके से। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज देती है ये अपने बच्चे की, ठीक है। एंड अब जो है ये एबल को धीरे धीरे रियलाइज करता होता है कि भाई मेरा जो ये कल्चरल हेरिटेज है ना, ये बहुत बड़ा है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने कल्चर के टूवर्ड्स, तो वो मुझे निभानी चाहिए। ये सारी जो मैं इस खोखली दुनिया के अंधे उसमें फंसा हुआ हूँ ना, यहाँ से निकल के अपनी जगह पे जानी चाहिए जो मेरी रूट्स है। बेन भी इसे काफी समझाता है, इसकी हेल्प करता है कि ये एलए से निकले एंड अपना दोबारा वालाटोवा जाए, वहां पे जाके अपना एंसेस्ट्रल जो भी उसका चीजें है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो संभाले, ठीक है। इसे पता चलता है जो फ्रांसिस्को है इसका दादा है वो मरने वाला है। तो इसे बड़ा बुरा लगता है कि भाई उस दादा ने तो मेरी इतनी केयर करी थी, मेरी माँ के जाने के बाद उसी ने मुझे संभाला, उसी ने मुझे छोटे से बड़ा किया, और अब जब टाइम आया है टू पे बैक, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ हूँ। इट्स बेटर टू गो बैक एंड हेल्प माई ग्रैंडफादर। ऐसा सोच के ये चला जाता है वापस। 1952 का टाइम आ गया, देखो मैंने बताया था ना वर्ल्ड वॉर टू से शुरू होती है ये कहानी, 1945 से एंड 52 आ गया है, 7 सालों का इसमें दिखा देते गैप। तो 6 साल तो इसने जेल में ही बिता दिए। अब 7वां साल जो आया है इसमें फ्रांसिस्को जो इसका ग्रैंडफादर है वो जस्ट मरने की कगार पे है, काफी सारी उसे इंजरीज हो चुकी है। तो एबल अब उसके बुढ़ापे के टाइम पे बड़ी केयर करता है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। जो भी इसका ग्रैंडफादर कहानियां सुनाता है वो फिर से उतने ही दिल से सुनता है वो कहानियां, जैसे कभी बचपन में सुना करता था, ठीक है। बट फाइनली अनफॉर्चुनेटली फ्रांसिस्को की डेथ हो जाती है, काफी बूढ़ा होता है ये आदमी। तो मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल आदमी होता है, तो बहुत ही बड़ा ग्रैंड इसका ब्यूरल राइट्स किए जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से इसके ब्यूरल राइट्स करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। एंड इनके में जो है ना एक ट्रेडिशन होता है कि इन्हें ना एज ए सेरेमनी के तौर पे भागना होता है लैंडस्केप में, ओके। वो एक तरह से ओपन सीन दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ पे एक तरह से आज़ादी सी मिल गई है, ओके। एंड हाँ, बीच में ये फादर ऑलग्विन का भी थोड़ा सा रोल है कि भाई ये किस तरीके से ब्यूरल जो है कंडक्ट होएगा उसमें हेल्प करवाते हैं, तो अपना कल्चर एंड पर्सनल रिस्पेक्ट वो दिखाते हैं उसमें, ठीक है। तो अब लास्ट में ये जो एबल है ये गाना गाता है, सॉन्ग ऑफ द हाउस मेड ऑफ डॉन, जो एक तरीके से इसका जो फीलिंग्स थी जिसमें ये इतना ज्यादा टेंशन से भरा हुआ था, जितनी भी सारी चीजें फेस कर रहा था, उस सब चीजों को इस गाने के साथ ना रिलीज करता है अपने अंदर से, ठीक है। एंड अपनी नेटिव आइडेंटिटी को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने स्पिरिचुअल रीबर्थ को एम्ब्रेस करता है, मतलब उन्हें अपनाता है, एक्सेप्ट करता है, यस दीज ऑल थिंग्स बिलोंग्स टू मी, ओके। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। अभी फटाफट से इसके थीम्स देख लेते हैं। आइडेंटिटी एंड एलियनेशन है, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट एंड अर्बनाइजेशन, सॉरी अर्बन एलियनेशन है, colonialism resistance, loss and recovery of tradition, storytelling and oral tradition, trauma and healing, violence and racism, death, ritual and rebirth, cyclic nature of life, time and life, ठीक है। तो इमेजरी एंड सिंबल्स का क्या क्या यूज किया गया है उसमें, तो जो नेचुरल नेचर इमेजरी है ना, जैसे डॉन, डेजर्ट, लैंडस्केप, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल हीलिंग दिखाती है, एंसेस्ट्रल कनेक्शन दिखाती है। फिर द डाउन रन, डाउन मतलब होता है सुबह का टाइम एकदम, ठीक है, जब सुबह सुबह वो भागे होते हैं, जब सूरज उदय हो रहा होता है, तो वो एक तरह से रीबर्थ दिखाते हैं, ट्रेडिशन, एबल्स रिटर्न टू आइडेंटिटी, ओके। तो जो वो गाना होता है हाउस मेड ऑफ डॉन सॉन्ग, है ना, वो एक तरह से सेक्रेट नवाजो चैंट होती है, नवाजो वहाँ की कोई ट्राइब होगी, ठीक है। तो वो सिंबलाइज किसको करती है, बैलेंस को, हार्मनी को एंड स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन को।
फिर जो वो एल्बिनो मैन होता है वो कल्चरल कन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई दो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ मिल गए हैं। तो एविल एबल्स इनर टर्मोइल को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्रांसिस्को की जो स्टोरीज होती है वो ओरल ट्रेडिशन कल्चरल कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अर्बन इमेजरी होती है जो लॉस एंजलिस में वो एलियनेशन डिसलोकेशन कल्चरल लॉस को रिप्रेजेंट करती है। एंजेला का जो चाइल्ड होता है वो होप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंजेला को बच्चा होता है ना बाद में। मोमाडेज का देखो, मोमाडे ने तो ये पूरा का पूरा नॉवल की थीम जो है किसके ऊपर लिखी है, आइडेंटिटी के ऊपर, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी नेटिव अमेरिकन की थी ना। तो ट्रेडिशन सर्वाइवल ये सारी चीजों की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द लैंड इन हाउस मेड ऑफ टॉन। तो जो लैंड है वो तो बड़ा सेक्रेड एंड अलाइव दिखाते हैं। ठीक है, एंड एक तरह से नेटिव अमेरिकन आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल से कनेक्टेड दिखाते हैं। फिर मैन एंड नेचर आर इंटरकनेक्टेड। ओके, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं बिलीव्स होते हैं वो सब नेचर से जुड़े तो हुए होते हैं। एबल का जो अपने पहले अपने लैंड से वो हो जाना, कट ऑफ हो जाना कि भाई बिल्कुल मैं अपने जो लैंड है उससे हट चुका हूँ, वो कब होता है स्पेशली जब वो अपने जो रूट वाला एरिया होता है जहाँ से वो वाकई में जुड़ा होता है उस जगह को छोड़ के एलए चला जाता है, तो उसके अंदर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस आ जाती है। ओके, तो सेरेमोनियल रन दिखाते हैं डाउन के टाइम पे, वो भी एक तरह से नेचर का कनेक्शन दिखाते हैं। फ्रांसिस्को की स्टोरीज में भी काफी ज्यादा नेचर का रेफरेंस होता है। साउथ वेस्टर्न डेजर्ट दिखाते हैं कि एक तरह से हीलिंग स्पेस है एबल के लिए। ओके, लैंड सस्टेन्स कल्चर मेमोरी एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी फॉर्म्स द सेंट्रल थीम ऑफ हाउस मेड ऑफ टॉन। बिल्कुल भाई, आइडेंटिटी की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है इसमें। तो वॉर ट्रॉमा है, फैमिली लॉस, कल्चरल डिस्कनेक्शन है, स्ट्रगल इन एलए। ठीक है, तो वहाँ पे भी आइडेंटिटी क्राइसिस इसे होते हैं। एंड जो भी इसके फीमेल एंड बाकी सब लोगों के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो भी दिखाता है कि किस तरीके से ये एसिमिलेट होने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, बट पूरी तरीके से मिल नहीं पाता। फ्रांसिस्को की विजडम एंड ओरल ट्रेडिशंस होती है वो एबल को वापस किससे जुड़ा देती है, उसके एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी से, जो उसके जहाँ से रूट्स होते हैं उसके। ठीक है, तो फाइनली जब वो भागता है सेरेमोनियल रन एट द डाउन, है ना, वो दिखाता है कि इसने अपनी हेरिटेज, अपना जो इसकी जितनी भी रूट्स थी ना उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपनी आइडेंटिटी को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो ये मोमा डे है, राइटर है इस नॉवल के, वो आइडेंटिटी को ही दिखाते हैं एक तरह से, वो अपने लैंड में ट्रेडिशन में और जितनी भी सारी यादें हैं उसी में बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस स्कॉट मेमोडेज हाउस मेड ऑफ डॉन एज बिल्डिंग्स रोमन। तो ये बिल्डिंग्स रोमन है, बिल्कुल जो कैरेक्टर है पहले वो कितना टूटा हुआ होता है, उलझा हुआ रहता है, धीरे 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 7 साल के गैप में फाइनली जाके वो इम्पोर्टेंस समझता है अपने जो बैक के सारे लोग थे, उसके जितने लोगों ने उसे एक्चुअल में उस टाइम पे सपोर्ट किया था जब कोई भी नहीं था, जैसे उसके दादाजी हो गए, है ना, जो उसके सारे ट्राइब के लोग थे वो सब तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो सब तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। तो ये बातें इसे बहुत लेट समझ में आई। ओके, तो स्पेशली जब इसकी एक्सपीरियंस इसने एलए में लिए कि भाई वहाँ पे कैसे वायलेंस इसने फेस किया, रिलेशनशिप इसके फेल्ड रहे, है ना, अर्बन एलियनेशन देखा, तो इसके जो ये क्राइसिस थे ना, आइडेंटिटी क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए। बट कुछ पॉजिटिव लोग भी मिले इसे, बेन, तोसामा, एंजेला, मिली, है ना, इन लोगों से मिलने के बाद इसने खुद को और ज़्यादा समझा, चेंज किया खुद को, पॉजिटिव चेंज किया। ठीक है, फ्रांसिस्को की टीचिंग्स ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा समझाया। फाइनली इसका एक स्पिरिचुअल रीबर्थ हो जाता है। तो इसे हम एक तरह से पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग्स रोमन है ये। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एंड इस ब्लॉग की समरी अच्छे से क्लियर हो। If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Make sure you like this video if you genuinely liked it. Okay, and subscribe to this channel if you haven't done so. So मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।